प्यारे जिले वासियों, डिजिटल सिंगरौली के सितारे स्पेशल शो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं संगीता सिंह हमारे सिंगरौली के सितारे स्पेशल शो के माध्यम से आप सभी को ऐसे शख्स से मिलवाने जा रही हूँ जो कि सिंगरौली जिले के नवानगर के रहने वाले हैं और प्रेजेंट टाइम पे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में IIT जम्मू में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आइए मैं आप सभी को डॉक्टर अंबिका प्रसाद शाह जी से मिलवाती हूँ और उनसे हम उनके प्रोफेशनल और व्यक्तिगत जानकारी लेते हैं उनकी लाइफ के बारे में। सर, आपका हमारे वर्चुअल शो सिंगरौली के सितारे में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, और हमेशा गर्व फील होता है कि हमें जब कोई अपना पूछता है तो छोटी सी बात यही है कि अपने गांव और शहर को हमेशा याद रखिए, तभी वो आप पर गर्व करेगा। जरूरी यही है। सर, आप हमारे व्यूअर्स को अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में और अपने बारे में बताएं। पारिवारिक पृष्ठभूमि और मेरे बारे में, क्योंकि मैं अमझर में मैं पैदा हुआ हूँ, ग्राम अमझर में, जो कि नवानगर के पास में ही है। मेरे पिताजी NCL जयंत में पोस्टेड थे, 4 साल पहले रिटायर हो गए। मेरी माताजी का देहावसान 2016 में हुआ, जब मैंने PhD ज्वाइन किया था उसी साल। मेरा जो प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो सरस्वती शिशु मंदिर नंदगांव में हुआ था, कक्षा 1 से 5 तक। उसके बाद मैं अमलोरी में चला गया, सरस्वती शिशु मंदिर अमलोरी में, और 12वीं तक की शिक्षा मैंने वहां से प्राप्त की। तो ठीक है, 12वीं तक ये हुआ। इसके बाद अब चूंकि हम लोगों को उस समय मोटिवेट करने के लिए कोई था नहीं, मतलब ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि एक मीटिंग हो रही है तो मैं बता रहा हूँ कि मोटिवेशन क्या है और क्या चीजें हैं, वो अलग बातें हैं। बट चूंकि उस समय ऐसा कोई सोशल मीडिया या कोई ऐसा इंफॉर्मेशन था नहीं जिसमें अपने को पता चले कि अपने को करना क्या है। देयर इज नो पाथ वेयर आई नीड टू कंटिन्यू, राइट। सो उसके कारण क्या हुआ कि चूंकि उस समय 4 परीक्षाएं होती थी, चूंकि मैं 12वीं मेरा मैथमेटिक्स से था, उस समय 4 परीक्षाएं होती थी। एक तो होता था PET, जो कि प्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता था। दूसरा होता था प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन के लिए होता था। तीसरा होता था AIEEE, और चौथा होता है IIT JEE। फ्रेंकली स्पीकिंग, IIT JEE और AIEEE के बारे में तो हमें पता ही नहीं था जब मैं 12वीं पास हुआ। तो एक बड़ा फनी सा है कि हम जिस IIT को जिसको हम जानते भी नहीं थे, और हम IIT में है। तो ठीक है, चलता है, ये फेस ऑफ लाइफ है। मे बी आपका स्ट्रगल, आपका मेहनत मे बी आपको कर जाती है। तो उस समय 2 एग्जाम दिए, और चूंकि हिंदी मीडियम से थे, थोड़ा डर होता है कि हम हिंदी मीडियम होने के कारण पता नहीं इंजीनियरिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। PET और PPT दोनों देने के बावजूद भी, अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी इंजीनियरिंग में एडमिशन न लेने का कारण यही था कि एक हिंदी मीडियम का एक जो फियर ऑफ लैंग्वेज होता है। बट बाद में रियलाइज हुआ कि कोई भी भाषा, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, राइट। इट्स नॉट अ नॉलेज। इट डज नॉट मैटर कि आपका नॉलेज कितना है। आप अच्छा बोल लेते हैं अंग्रेजी में, ये आपके नॉलेज को मेजर नहीं करता। मेजर करता है कि आप में रियली कितनी काबिलियत है। तो बाद में रियलाइज हुआ, ठीक है। उसके कारण मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया इंदौर में, वैष्णो पॉलिटेक्निक इंदौर में। वहां से 3 साल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। देन डिप्लोमा के बाद मैंने BTech BE ज्वाइन किया, जो देवी विश्वविद्यालय इंदौर में ही। और BE के 2009 में मेरा BE खत्म होने के बाद फिर मैं चूंकि गेट वगैरह क्वालिफाई हो गया था, और फिर मैंने अप्लाई कर दिया था उसी यूनिवर्सिटी में ही, और वहां पर फिर मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर वहां ज्वाइन कर लिया। कोई विजन था नहीं, ठीक है। BTech हो गया था, गेट क्वालिफाई हो गया था, जॉब मिल गई थी, तो कोई डर नहीं था। देयर वाज अ स्टेबिलिटी। बट धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि मास्टर्स भी होना चाहिए, मास्टर डिग्री भी करना चाहिए। एंड देन 2012 में मास्टर डिग्री सेम यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, पढ़ाने के साथ साथ ही। और 15 में मास्टर्स भी हो गया, क्योंकि मैंने पार्ट टाइम मास्टर्स ज्वाइन किया था। तो पार्ट टाइम मास्टर्स 3 साल का होता है। तो 15 में पास आउट हुआ। इसके बाद JRF क्वालिफाई किया मैंने, UGC नेट JRF क्वालिफाई होने के बावजूद भी मैं 1 साल तक इंतजार करता रहा कि PhD करूं या नहीं करूं, बिकॉज देयर वाज स्टेबिलिटी। मुझे जॉब, काम करने में अच्छा लग रहा था, पढ़ाना मेरा पैशन था, तो ठीक है। बट बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, अब मुझे यदि इंजीनियरिंग में कंटिन्यू करना है तो आई नीड टू डू PhD एज वेल। एंड देन
चूंकि जेआरएफ क्वालिफाई था तो कोई भी आईआईटी किसी एनआईटी में मुझे आराम से एडमिशन मिल सकता था। तो मैंने चूंकि इंदौर में मैं पिछले 12 साल से रह चुका था, 10-12 सालों से, तो मुझे लग रहा था कि इंदौर सबसे अच्छी जगह है क्योंकि वहां से अच्छे से फेमिलियर हैं हम लोग। तो इंदौर आईआईटी में ही मैंने पीएचडी ज्वाइन कर लिया। वहां से मेरा एक अच्छा मोटिवेशन मिला, मुझे रियली एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जो मुझे मोटिवेट किया रिसर्च की तरफ। और मैंने अपनी पीएचडी को बहुत मेहनत से किया और 2 सालों में ही जो भी पीएचडी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जितने रिसर्च पेपर पब्लिश करना होता है, जो भी करनी होती हैं, वो मैंने पूरी कर ली। लेकिन किसी भी आईआईटी या किसी भी यूनिवर्सिटी की जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है टाइम का, वो ये होता है कि आपको 2.5 साल से पहले आप पीएचडी सबमिट नहीं कर सकते। तो ठीक 2 साल में होने के बावजूद ही मुझे 6 महीने का इंतजार करना पड़ा कि मैं पीएचडी टाइम खत्म कब हो कि मैं पीएचडी सबमिट करूं। फिर पीएचडी खत्म होने के साथ साथ ही पोस्ट डॉक के ऑफर्स बहुत सारे थे। देन मैंने सेलेक्ट किया कि ऑस्ट्रिया में जाना चाहिए। तो जनवरी 2019 में ऑस्ट्रिया चला गया मैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटी वियना में, एंड वहां पर पोस्ट डॉक्टरेट किया मैंने। और साथ साथ में अप्लाई भी करना चालू किया मैंने आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज, इन सब जगहों पर। और फाइनली आईआईटी जम्मू में सिलेक्ट हो गया और मार्च 2020 में मैंने आईआईटी जम्मू को ज्वाइन किया। तो ये था मेरा शैक्षणिक पृष्ठभूमि। पारिवारिक पृष्ठभूमि की यदि हम बात करें तो मेरे घर में हम लोग मेरे पिताजी, माताजी थी, अब तो नहीं है। मेरे 2 बहनें हैं, हम 3 भाई हैं। 2 बहनें दोनों सिंगरौली में ही हैं, उनकी शादी हो गई है, दोनों वहीं पर हैं। छोटा भाई फिजियोथेरेपिस्ट है, मास्टर्स किया है उसने फिजियोथेरेपी से, फार्मेसी भी किया है और नवानगर में उसका क्लिनिक है, वो चलाता है वहां पर, जो कि घर के देखभाल भी करता है। तो अच्छी बात है, मैं थोड़ा सा फ्री हूं कि मैं इधर उधर घूम सकता हूँ। तो ये भी एक बड़ा अच्छा सपोर्ट है, खासकर आपके लिए जब आप कहीं घूमना चाहते हैं या कहीं जाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं। तो मेरे बड़े भैया जो हैं वो हैंडीकैप्ड हैं, तो घर पे ही रहते हैं। बाकी मेरी वाइफ है, मेरी एक छोटी सी बच्ची है 3-3.25 साल की, तो वो मेरी खुशी में 4 चाँद वही लगा रही है आजकल। तो ये मेरी पृष्ठभूमि है। बहुत अच्छी बात है सर। सर, हम सभी जानना चाहेंगे कि आपको वैज्ञानिक बनने के लिए प्रेरणा किससे मिली और आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? रही बात, वैज्ञानिक कुछ नहीं होता, वो भी एक इंसानी है। तो मैं इस बात से ज्यादा खुश रहूंगा कि आप मुझे एक आम आदमी की तरह देखें। मैं कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं हूँ, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं किसी चीज के लिए। ठीक है, आप शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, आपके लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए। ठीक है, वो आपका नजरिया है कि आप मुझे कैसे देखते हैं, बट हम अपना काम करते जाए। प्रेरणा की रही बात, मैंने आपको बताया कि जब हम 12वीं में थे वहां हमारा कोई मोटिवेशन ही नहीं था कि करना क्या है। बट जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जब मैं मास्टर्स किया तो पता नहीं कि पीएचडी कहाँ से करना है। देन जेआरएफ क्वालिफाई हुआ तो लगा कि ठीक है, जेआरएफ क्वालिफाई हो गया तो मुझे आईआईटी मिल जाएगा, आईआईटी से पीएचडी हो जाएगी। तो जेआरएफ क्वालिफाई होने के बाद आईआईटी के सपने देखने लगे। आईआईटी में जब ज्वाइन किया तब हमें सपना होगा कि अच्छा, हम विदेश से पोस्ट डॉक भी कर सकते हैं। तो वहां से मोटिवेशन मिला हमें पोस्ट डॉक करने का। और जब विदेश पहुंच गए तो जब हम आईआईटी से पीएचडी करें तो लग रहा था ओके ठीक है, किसी एनआईटी, किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे और लाइफ सेट हो जाएगी। ऑस्ट्रिया जाने के बाद मोटिवेशन और हाई हुआ। वहां जाने के बाद क्या हुआ कि तब हम बड़े सपने देखना चालू कर देते हैं कि नहीं, अब हम आईआईटी में भी अप्लाई कर सकते हैं और वहां भी हम जा सकते हैं। तो मोटिवेशन आपका जो समय है, आपके साथ ही आपका मोटिवेशन बढ़ता जाता है। आपके जो विजन है वो क्लियर होते जाता है। तो ये सब चीजें हैं। घर वालों का सपोर्ट बहुत जरूरी है, खासकर तब जब आप स्ट्रगल कर रहे हो। पीएचडी आपने ज्वाइन किया ही था, उसके 1 महीने के अंदर ही आपके जब माताजी का देहावसान हो जाए तो आपका फेस कुछ और ही होगा। लेकिन घर वालों के मोटिवेशन, सबका सपोर्ट कि ठीक है आप अपनी पीएचडी कंटिन्यू कीजिए, और वही मोटिवेट करता है आपको आगे बढ़ने के लिए। तो यही चीजें हैं। एक अच्छे दोस्तों का साथ, ये भी बहुत जरूरी है। आप अच्छे दोस्तों के साथ, अच्छा माहौल, आप किस संस्थान में है, आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, कैसे लोगों से मिल रहे हैं, यह भी निर्भर करता है कि आपका जो डेस्टिनेशन वो क्या है।
ठीक है, तो आपका डेस्टिनेशन डिपेंड इस बात पर भी करता है। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपको इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाइयां तो ऐसे कुछ नहीं। देखिए क्या होता है ना कि आप जब किसी भी इंसान की बायोग्राफी पढ़िए तो हमेशा वो स्टार्ट होता है एक गांव से और एक कठिनाइयों से होते हुए और एक फेमस बन जाता है। तो हम ऐसी कहानी सुनाऊंगा तो फिर वो सही नहीं होगा। मुझे पता है कि मेरी कठिनाइयां कुछ नहीं होती। आप जिस चीज को झेल ले रहे हैं और जिसको आप सहन कर पा रहे हैं उसको हम कठिनाइयां नहीं बोल सकते। बट ठीक है, कठिनाइयों से परे मैं एक बात कहना ये चाहूंगा कि यदि हर स्टेप पर गाइडेंस, हर स्टेप पर प्रॉपर मोटिवेशन यदि मिलता रहे तो कठिनाइयां कुछ भी नहीं होती, आप उसको पार कर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो कठिनाइयां होनी, मोटिवेशन की कमी थी। दिस इज द ओनली थिंग्स विच आई कैन से। अदरवाइज बाकी चीजें तो सब ठीक है, हो जाती हैं। सर, आपकी सफलता का मूल मंत्र क्या है और आप यहाँ के जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अपनी सफलता से कोई भी इंसान सेटिस्फाई नहीं होता। हंगर, यू कैन नॉट सेटिस्फाई योर हंगर, राइट? सो अभी मैं आईआईटी जम्मू में हूँ, कल सपना देखता हूँ कि मैं आईआईटी बॉम्बे में हूँ, परसों सपना देखूंगा कि मैं आईआईसी बैंगलोर में हूँ, उसके बाद सपना देखूंगा कहीं और हूँ। ठीक है, तो आप अपने सपनों को कभी रोक नहीं सकते। यदि आप अपने सपनों को रोक नहीं पा रहे हैं तो आगे आप बढ़ते जाएंगे और यही आपका मूल मंत्र है। सबसे बड़ा मूल मंत्र ये है कि हार्ड वर्क करते रहिए, अपना विजन क्लियर रखिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। मेहनत बहुत जरूरी है। ठीक है, आप इस बात से ये न कहें कि हमारे पास कम समय है, मैं कर नहीं पाया, मुझे मोटिवेशन नहीं मिला, मुझे फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे घर वाले मुझे ऐसा करते हैं। ये सब मिथ्या है, मुझे ऐसा लगता है। कितने भी बाधाएं हों, यदि आपके अंदर मोटिवेशन है तो आप उसको हम पूरा कर ही लेंगे। ठीक है, वो हो ही जाता है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, सबके लिए कहानियां अलग हो सकती हैं, मेरी कहानी तो यही है। सर, सिंगरौली में के विकास को लेकर के आपका क्या सपना है सर? और अगर आपको मौका मिले यहाँ कुछ करने का तो आप किस तरह का जो सुधारात्मक कार्य है, किस प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे सर? सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि मैं एकेडमिक से रिलेटेड हूँ, राइट, एकेडमिक एंड रिसर्च से रिलेटेड। मैंने अभी जब मैं ऑस्ट्रिया में था, जब पोस्ट डॉक कर रहा था, तो उस समय ही प्लान था कि ठीक है, यदि कहीं जॉब नहीं मिलती है यहाँ से वापस होने के बाद, तो मेरा प्लान था कि किसी इंस्टीट्यूट को खोलना, लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज या नॉर्मली बीएससी, एमएससी, एमकॉम, व्हाटएवर वी कैन डू, हर टाइप के कॉलेज को खोलना। और उसके लिए मैंने सोचना भी चालू कर दिया था, मैंने प्लानिंग भी चालू कर दी थी। तो ये मेरे विजन में तो अभी भी है और ये मेरा गोल भी यही है और मेरा सपना भी यही है कि सबसे पहले जरूरी है आपके शिक्षा को सुधार करना। यदि हम देखें तो हमारे सिंगरौली में एक डिग्री कॉलेज है जो गवर्नमेंट की है, एक पॉलिटेक्निक है और एक आईटीआई है। इसके अलावा है क्या? कुछ भी नहीं है। यदि हम बात करें ज्यादातर जो रेवेन्यू है इस देश का, यदि ऊर्जा के मामले में देखा जाए तो सिंगरौली से जनरेट होता है। इसके बावजूद भी इन सब मामलों में बहुत पिछड़ा हुआ है। पहला तो शिक्षा, कि हम एक प्रॉपर इंजीनियरिंग कॉलेज को भी प्लान नहीं कर पा रहे हैं अपने जिला में। दूसरी बात यह है कि कोई मेडिकल फैसिलिटीज तो है बट मॉडरेट है। हम छोटी चीजों के लिए भी हम बनारस भागते हैं, तो हम उसको क्यों ना आगे बढ़ा पाए। और तो ये बहुत जरूरी पहलू है जहां जिसको अपने को सोचना चाहिए कि एक शिक्षा का विकास सही होना चाहिए, चाहे वो किसी फील्ड में हो। जरूरी नहीं कि वो इंजीनियरिंग ही हो, एक किसी, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, इंजीनियरिंग हो, व्हाटएवर यू हैव, इट शुड बी इन अ बेटर प्लेस, राइट। तो अपने को ये करना जरूरी है। तो पहली चीज तो ये हो गई, मतलब लाइक शिक्षा, स्वास्थ्य। तीसरा हमारे जो पर्यावरण की रक्षा करना, ये भी बहुत जरूरी है। और दूसरी बात की अनएक्सप्लोर्ड है सिंगरौली के। यदि आप देखें तो सिंगरौली को सिर्फ खदानों के नाम से लोग जानते हैं कि वहां कोयला की खदान है और वहां पर पावर जनरेशन होता है। बट एक्चुअल ब्यूटी जो है सिंगरौली की ना, उसको हमने निखार नहीं पाए। तो ग्लोबल लेवल पर या नेशनल लेवल पर उसको ब्रांडिंग करना ये भी बहुत जरूरी है, जिससे हम लोगों को मोटिवेट कर सके, एक
लाइक लोग आकर देखें उसको कि है क्या। ठीक है, लोग कोयला ही नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोयला है तो कोयला आकर देखें काले हो जाएंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत सारे और भी चीजें हैं जिसको हम अपने को एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर लाना पड़ेगा, चीजों को जो लोग उसको समझे कि नहीं, सिंगरौली भी एक जगह है जहां पर अपने को ध्यान देना चाहिए, चाहे वो एक पर्यटन के मामले में हो, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे वो ग्लोबल कनेक्टिविटी के मामले में हो। क्योंकि यदि हम देखें तो चूंकि यहाँ पर कोल इंडिया है और एक अच्छा रिसर्च हो सकता है माइनिंग एंड कोल से रिलेटेड, ठीक है, बट हम इस बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर जब IIT जम्मू मैंने ज्वाइन किया तो मैंने इसको इनिशिएट किया है, मे बी कि within 10 to 15 days we will have a MOU with Coal India to do some research on the mining and the coal side, जिससे थोड़ा सा एक्सप्लोर हो, हम समझ पाए चीजों को और उसकी समस्याओं को भी समाधान करने की कोशिश कर पाए। तो ये कुछ होगा। सर, हमारा ये जो वर्चुअल शो है सिंगरौली के सितारे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत ही अच्छा है। मैंने आपको पहले ही कहा कि आप अपने गांव, अपने शहर को यदि आप इज्जत देंगे तो आपका शहर भी आपको बहुत नाज करेगा आपके ऊपर। तो शायद ऐसा ही कुछ है। वन वे कम्युनिकेशन कभी पॉसिबल ही नहीं है। यदि आप अपने शहर से मोहब्बत करेंगे तो आपके अपने शहर से भी मोहब्बत मिलेगी। और शायद जो डिजिटल सिंगरौली है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने लोगों को मोहब्बत देने की कोशिश कर रहा है, और ये बहुत अच्छा कदम है और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ये मोटिवेट करता है लोगों को। जरूरी नहीं है कि हम उन लोगों को ही प्लेटफॉर्म पर लाएं जो बहुत अच्छे मुकाम पर हैं, जो मोटिवेटेड हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो शायद किसी भी फील्ड में हो। जरूरी नहीं कि वो विदेश में है या IIT में है, NIT में है, साइंटिस्ट है, वही एक देश का, अपने जो जिला का हिस्सा नहीं है। हिस्सा वो भी है जो एक निचले तबके में है। हम यदि उस पहलू को भी दिखाएं तो ये बहुत जरूरी होगा, लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, हमें उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो ये सब चीजें जरूरी है। और शायद ओके सर, सिंगरौली में रहते हुए भी पावर की इतनी प्रॉब्लम हो गई। दिस इज द थिंग, राइट। यही तो बहुत जरूरी है कि आपको एक हम अपनी आवाज नहीं उठा रहे हैं चीजों के लिए, ठीक है, हम अपने अधिकारों को भूलते जा रहे हैं। तो वो बहुत जरूरी है, खासकर तब जब हम खुद पावर जनरेट कर रहे हैं और हम स्ट्रगल कर रहे हैं पावर को लेने के लिए। तो ये भी जरूरी है। बिल्कुल सर। चलिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। मैं पूरी टीम को, डिजिटल सिंगरौली टीम को बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि हाँ, ये डॉक्टर अंबिका प्रसाद जी के बातों को देख करके हमारी जो सिंगरौली के खासकर जो युवा वर्ग के लोग हैं वो सभी उनकी उपलब्धियों से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में बदलाव जरूर लाएंगे। और मैं अगले एपिसोड में आपको फिर किसी नए शख्स के साथ मिलवाऊंगी। तब जैसे कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कि हमारी सिंगरौली की पृष्ठभूमि से जुड़कर किसी अच्छे मुकाम पर, हाँ, कोई अच्छा पोस्ट हासिल कर चुका है, तो कृपया आप उन्हें हमारे बारे में बताएं या हमारा जो वर्चुअल शो है सिंगरौली के सितारे, इससे जुड़ने के लिए कहें। इसके अलावा आप उनका नॉमिनेशन हमारे सिंगरौली गौरव अवार्ड 2021 में भी कर सकते हैं। नॉमिनेशन की जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर है। तब तक के लिए मैं संगीता सिंह आप सभी से विदा लेती हूँ और सिंगरौली वासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद।